तो आज की वीडियो में हम सीपीसी के इशू ऑफ कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कमीशन के बारे में कि कोर्ट कब सिविल सूट में कमीशन इशू करती है और कौन से कंडीशन में, कौन से सेक्शन एंड कौन से ऑर्डर के अंदर कमीशन का जनरली गठन होता है। तो ऑर्डर 26 सेक्शन 75 से लेकर 78 तक के बीच में कोर्ट एक कमीशन का अपॉइंट करती है, इशू करती है। तो जनरली जो 75 से लेकर 78 तक के प्रोविजंस है वो मेनली कोर्ट के पावर्स के बारे में बताते हैं और ऑर्डर 26 डिटेल प्रोविजंस के बारे में बताती है। और ये जो हम लोगों का पावर है कमीशन इशू करने का, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोर्ट चाहे तो खुद से कर सकती है या फिर एप्लीकेशन देने पर पार्टीज की कर सकती है। तो ये पूरी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर की वो करेगा कि नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कमीशन सीपीसी में। कमीशन का जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 76। सेक्शन 76 हम लोगों को बताता है कि क्या क्या पर्पस हो सकती है एक कमीशन को इश्यू करने के लिए। सीपीसी के सेक्शन 76 में टोटल 8 सेक्शंस है, जिसके अंदर 8 ग्राउंड्स है जिसके अंदर एक कोर्ट इश्यू कर सकती है कमीशन। नंबर 1 ग्राउंड है कि टू एग्जामिन द पार्टी। नंबर 1 ग्राउंड है टू एग्जामिन द पार्टी। नंबर 2 ग्राउंड है टू एग्जामिन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। नंबर 3 है टू एडजस्ट अकाउंट। नंबर 4 है टू मेक पार्टीशन। नंबर 5 है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। नंबर 6 है टू कंडक्ट सेल। नंबर 7 है टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट। अब ये सारे पर्पस को ऑर्डर 26 के रूल में समझाए गए हैं, जो रूल अब हम आपको बताने वाले हैं। मेनली 76 जब हम लोग सीके तकवानी की किताब देखेंगे तो वहाँ पे सेक्शन 76 से लेकर 78 तक भी लिखा है और ऑर्डर भी लिखे हैं कि ऑर्डर 26 के 1 to 8 रूल्स भी इसमें कवर करते हैं। तो जब हम लोग ये देखेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजिंग फील होगा, इसलिए पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जब हम लोगों का सेक्शन 76 से लेकर 78 तक के प्रोविजंस मेंशन, तो सेक्शन 76 से लेकर 78 तक के बीच में बस इतना ही बताया गया कि कमीशन इशू किया है टू अनदर कोर्ट या फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या फिर कमीशन इशू किया गया है फॉरेन कोर्ट्स के बारे में। तो ये सारी चीज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ऑर्डर 26 के रूल 1 to 8 जो सबसे पहले ही हेडिंग में दिए हुए हैं। तो नंबर 1 जो मैंने पॉइंट बोला था, ग्राउंड बोला था, पर्पस बोला था कि सेक्शन 75 के अंदर रूल नंबर 1 है कि सबसे पहला क्या हो सकता है कि सेक्शन पहला ग्राउंड ये हो सकता है कि इन ऑर्डर टू एग्जामिन द पार्टीज, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द विटनेसेस। इन ऑर्डर टू एग्जामिन विटनेसेस के ग्राउंड में जनरली रूल 1 से 8 ऑफ ऑर्डर 26 आता है, जो ये बोलता है कि पार्टीज, जनरल रूल यही होता है कि जब पार्टीज के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है और कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के बाद कोर्ट उसका एग्जामिनेशन करती है। बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में कोर्ट ये भी उन लोगों को रिलीफ देती है कि वो लोग कोर्ट में बिना आए भी अपना जो उनका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए कोर्ट समन इशू कर देगी कमीशन और वो जाकर उनका एग्जामिनेशन लेगा। तो वो कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं? अगर जो विटनेस है वो फिजिकली इनेबल्ड है, मतलब कि सीक है या इन्फर्म है, या फिर अगर उससे कोर्ट में बुलाया जाएगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हित में नहीं होगा, डैमेज करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में भी कोर्ट उनको आने से रोक देगी और उनके लिए कमीशन भेज देगी। जैसे कि पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, वो पब्लिक सर्वेंट है और अगर उनको उस दिन कोर्ट में आकर हाजिरी देनी पड़ेगी तो उनके एब्सेंस में माइट भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट्स हो जाए या फिर कोई केसेस डिले हो जाए जिसकी वजह से किसी की मौत हो सकती है। तो ऐसे केसेस में उनका इम्पोर्टेंट है वो जो काम करते हैं, असाइन की भी ड्यूटी है उन्हीं को उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो कोर्ट ऐसे केसेस में उन लोगों को ये छूट देती है कि उनके लिए कमीशन भेज दी जाती है। अगेन अगर एनी अदर रीजन है
कि वो कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर रहते हैं या फिर कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है कि हाँ ऐसे इंसान को आने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट उनको नहीं बुलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम परमहंसा का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो यूजुअली नेक्ड घूमते हैं। तो कोर्ट को अगर लगता है ऐसे कंडीशन, ऐसे लोगों को अगर कोर्ट में बुलाया जाएगा तो कोर्ट का एटमॉस्फेयर इफेक्ट होगा। तो कोर्ट इस तरह के इंसानों के लिए जनरली कमीशन भेजती है कि जहाँ वो रहते हैं डायरेक्टली वहीं जाकर कमीशन उनसे बात करके उनका एविडेंस ले आए, उनका जो भी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर ले आए। लेकिन अगर कोई इंसान इस तरह की प्लीड रखता है कि मैंने कोई फॉर्जरी की है और मेरा रेपुटेशन हार्म हो सकता है, तो प्लीज आप मेरे लिए कमीशन भेज दो और मैं आपको सारा जो भी बात है मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दूंगा। या फिर मैं बहुत ही वेल्ड स्टेटस वाला हूँ, सोशल स्टेटस है मेरा, तो मैं नहीं आ सकता, मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, तो मैं इस ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकता। तो कोर्ट ऐसी प्लीड को रिजेक्ट कर देगी और उनके लिए कमीशन इश्यू नहीं करेगी। अब इसके बाद वाले पैराग्राफ्स में लिखा है कि इंटोग्रेशन के लिए, मतलब कि सवालों के एग्जामिनेशन के लिए भी, कि जब आपने सवाल दिए उस सवाल के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन कोर्ट इशू कर सकती है, बट फॉलोइंग कंडीशंस होने चाहिए। पहला फुलफिल कंडीशन ये होना चाहिए कि जो सवाल आपने किए हैं वो पार्टीज उनकी जुरिडिक्शन में आती हो, कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती हो, तो कोर्ट ऐसे कंडीशंस पे क्या कर सकती है, कमीशन भेज सकती है। या फिर ऐसा लगता है कि आप बाहर हो, जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आते, तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, आपके लिए कमीशन इशू कर सकती है। नेक्स्ट कंडीशन कि जहां पार्टी इन्फर्म है या सीक है वो नहीं आ पाएगी, तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन लिखता है कि सपोज करिए ये पब्लिक इंटरेस्ट के डैमेज के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि विटनेसेस के लिए कब कमीशन आ सकता है, तो वही इंटोग्रेटिव के लिए, मतलब कि क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन के समय में भी कमीशन इशू कर सकती है। कब? जब पार्टी इन्फर्म है, कि पार्टीज उन सवालों का जवाब नहीं दे सकती, वो इतना बीमार है, तो इस कंडीशंस की वजह से कमीशन इशू कर सकती है कोर्ट की जाइए आप जाकर उन जो हॉस्पिटल में वहां से उनसे बात कर आ जाइए। या फिर उनकी लाइफ को डेंजर है तो वो जहाँ रिसाइड करते हैं वहां पर सीक्रेटली जाकर आप उनसे पूछताछ करके आ जाइए। अब रूल 9 एंड 10 हम लोगों को लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि कोर्ट फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन अपॉइंट कर सकती है। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जब कोर्ट अपॉइंट करती है कमीशन, तो कमिश्नर क्या करता है, वहां जाता है ऑन स्पॉट और जाकर एक रिपोर्ट लाता है और कोर्ट को दे देता है और कोर्ट उसी रिपोर्ट के अनुसार काम करती है। अब जनरली लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे का उद्देश्य तो ही होता है कि जो पार्टीज जो डिस्प्यूट में है, पार्टी के बीच जो मैटर डिस्प्यूट में है पार्टीज के बीच, उसको क्लेरिफाई करना, उसको समझने के लिए। दूसरा हम लोगों का कि मार्केट वैल्यू, अब अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, या फिर मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड जो अमाउंट कितना बनता है, या फिर कोई जो नेट प्रॉफिट है उससे कितना अमाउंट बनता है, या फिर आपका कोई डैमेजेस हो गया तो उसके क्या अमाउंट बनता है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए कोर्ट खुद ना जाकर किसी कमिश्नर को अपॉइंट करती कि आप जाइए और जाकर देखिए कि उस प्रॉपर्टी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट होने के रीजंस क्या है। पहला ग्राउंड ये हो सकता है कि क्लैरिफाई करने के लिए कि रियल डिस्प्यूट पार्टीज के बीच किस लिए है और क्यों है। एंड नेक्स्ट ग्राउंड क्या हो सकता है कि सेकंड ग्राउंड क्या है कि अगर सपोज करिए मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड केस है या फिर नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कोई केस है या डैमेजेस से रिलेटेड केस, तो वो कितना अमाउंट उनका बनता है, या फिर उसका मार्केट प्राइस कितना है प्रॉपर्टी का जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो उन सभी चीजों को एसर्टेन करने के लिए कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो कोर्ट क्या करती है, खुद ना जाकर कमिश्नर को अपॉइंट करती है और कमिश्नर जाके जज के बिहाफ में सारे काम कर आता है और फिर आकर कोर्ट को रिपोर्ट देता है। तो इसके पीछे का ये उद्देश्य नहीं है कि कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करना चाहती है, कोर्ट को कलेक्ट नहीं करना, कोर्ट को एविडेंस ऑन स्पॉट ऑब्टेन करना है। इसीलिए कोर्ट कमिश्नर को भेजती है जिससे जो भी सवाल कोर्ट के सामने अभी भी लेफ्ट है कि आंसर्ड नहीं हुए, अनआंसर्ड है, कोर्ट उनको क्लियर कर सके, कोर्ट उनको पूरी तरीके से प्रॉपरली समझकर डिस्प्यूट को डिसॉल्व कर सके, खत्म कर सके। और अगर एक इंसान ऑन स्पॉट जाकर देखेगा तो जो डिस्प्यूट है वो ये भी क्लैरिफाई कर पाएगा कि सच में जो डिस्प्यूट है वो उनके बीच उसमें कोई और भी पार्टी बनता है या फिर वो डिस्प्यूट सिर्फ उन दोनों के बीच का ही है। तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी अगर आप ऑन स्पॉट जाओगे। इसलिए लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जाता है जजेस द्वारा। अब
पर्पस नंबर 3 जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था टू एडजस्टमेंट द अकाउंट। टू एडजस्टमेंट द अकाउंट के लिए भी कोर्ट क्या कर सकती है, कमिश्नर को मतलब कमीशन इशू कर सकती है और कमिश्नर को भेज सकती है। कमिश्नर जब एक बार जाता है वहाँ अकाउंट को देखता है, एग्जामिन करता है और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो मैटर को देखता है, उससे अगर उसको जो रिपोर्ट मिलता है वो कोर्ट के सामने जाकर पेश देता है, मतलब कि प्रेजेंट करता है। और जब कोर्ट को सेटिस्फाई लगता है तो कोर्ट उसको एविडेंस मान लेती है। और ये बात हम लोगों को पहले ही जान लेना चाहिए कि जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने पढ़ा है, पॉइंट 3 पढ़ा है मैंने कि रिलेटेड टू द लोकल इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट, और इसके पहले जो मैंने पढ़ा है कि विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए, सब में लगाया कि कोर्ट में, मतलब ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था। सो कोर्ट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट के लिए भी कोर्ट इशू कर सकती है कमीशन को, और वो कमीशन को कुछ इंस्ट्रक्शन देके भेजेगी कि इस इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिएगा जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो। और अगर कोई रिपोर्ट कमिश्नर देता है तो उसे एविडेंस कोर्ट मान लेगी। नेक्स्ट, रूल 13 एंड 14 हम लोगों को बताता है कि अगर कहीं पे ये बताती है कि अगर कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री दे देती है तो प्रिलिमिनरी डिक्री देने के बाद कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है और उस कमिश्नर को अकॉर्डिंग टू द डिक्री बोल सकती है कि जाकर आप अलॉटमेंट करा दीजिए। तो अगर कमिश्नर को लगता है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की जरूरत है तो वो इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद जिस तरीका से डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्रीज में बताया गया है कि कितना शेयर कितने पार्टीज को देना बनता है वो दे देगा, और अगर उससे कोई उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट के सामने सबमिट कर देगा। और कोर्ट को जैसे ये मिलेगा उसके बाद अगर कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन मिलती है पार्टीज से तो वो उसको हियरिंग करेगा, और हियरिंग करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है जस्टिफाइड है तो कोर्ट ऑल्टरेशन कर सकता है, अदरवाइज कोर्ट फाइनल डिक्री दे देगा रिलेटिंग टू पार्टीशन। इसके बाद ग्राउंड 5 हम लोगों को बताता है कि टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, जो रूल 13 एंड 14 हम लोग को डिफाइन करता है। रूल 13 एंड 14 के अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि अगर कोई क्वेश्चन सूट में अराइज हुआ है रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट के लिए रिजनेबली रूप से कन्वीनियंट नहीं होगा कि कोर्ट इसके ऊपर कोई जजमेंट दे पाए या फिर कोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर पाए कि ये डिस्प्यूट कोर्ट के लिए रिजनेबली रूप से कन्वीनियंट नहीं है। तो कोर्ट ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकती है, एक कमिश्नर को अपॉइंट करती है कि आप जाइए और जाकर इस डिस्प्यूट के ऊपर इंक्वायरी करिए, और इंक्वायरी करने के बाद वो रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर से ले लेती है अगर कुछ रिपोर्ट मिलता है तो। अब 6 नंबर ग्राउंड है टू सेल एनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रूल 10C ये बताता है कि कोर्ट की कस्टडी में ऐसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे बचाने के लिए जरूरी है कि उसे बेच दिया जाए, अदरवाइज वो जो राइट है पार्टीज का वो इम्फ्रीज हो जाएगा। तो कोर्ट ऐसे कंडीशन में भी कमीशन अपॉइंट कर सकती है और उस कमीशन को डायरेक्ट कर सकती है कि जल्दी से जल्दी ये मूवेबल प्रॉपर्टीज को बिक्री करा दो, जिससे ये जो राइट है पार्टीज के वो इम्फ्रीज नहीं हो, प्रोटेक्टेड रहे। तो 10C इतना ही बताता है। अब लास्ट ग्राउंड जो 7 ग्राउंड है वो हम लोगों को बताता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है कमीशन को रिलेटिंग टू द मिनिस्टेरियल एक्ट, जो हम लोगों को 10C रूल 10C के अंदर बताया गया है। अब मिनिस्टेरियल एक्ट रिलेटिंग जनरली अकाउंटिंग से होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कोर्ट के हित के लिए नहीं होगा कि कोर्ट अपना टाइम वेस्ट करके उन सब चीजों में जाए। तो कोर्ट ऐसे कंडीशंस में क्या करती है, जैसे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसके लिए कमीशन अपॉइंट करती है, उसी प्रकार से इस कंडीशंस में भी कोर्ट क्या करती है, कमीशन अपॉइंट करती है और उसे डायरेक्ट करती है कि आप जाइए और जाकर कैलकुलेशन करिए या फिर आप जाकर देखिए, ध्यान लगाइए कि अकाउंटिंग करिए कि उस प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू बनता है, और वो जो भी जाकर रिपोर्ट लाता है कोर्ट उसको एडमिट करती है और उसके रिगार्डिंग ही फिर अपना जजमेंट देती है। तो मेनली ये प्रोविजन 1976 के अमेंडमेंट से डाले गए, जिसके तहत 3 रूल्स हम लोगों के ऑर्डर 26 में ऐड हुए। वो है 10A, 10B एंड 10C। 10A मेनली डील्स करता है उन सारी चीजों से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 10B जो रिलेटिंग टू द हम लोगों ने पढ़ा रिलेटेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टीज, एंड 10C रिलेटेड टू द
मिनिस्टेरियल एक्ट, इन सारे चीजों को 1976 एक्ट से घुसाए गए हैं। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सारे जितने भी 7 ग्राउंड सेक्शन 75 के अंदर डिफाइन है वो सारे एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर जिसको 151 के अंदर मिला है CPC के अंदर, उसका इस्तेमाल लेकर कोर्ट कोई और ग्राउंड्स क्रिएट नहीं कर सकती जिसके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। सिर्फ यही कुछ ग्राउंड्स है जो 7 ग्राउंड सेक्शन 75 के अंदर डिफाइन है, उस ग्राउंड के अंतर्गत ही कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन को इशू कर सकती है। अब रूल 16 to 18 पावर ऑफ अ कमिश्नर की बात करता है कि कमिश्नर जब अपॉइंट कर दिया जाता है किसी भी 7 ग्राउंड्स के लिए, तो क्या उसके पास कोई पावर्स होती है? तो ये पावर्स जनरली डिफाइन है रूल 16 से लेकर 18 के बीच में, जो ये बताता है कि हाँ, बहुत सारे पावर्स कमिश्नर को भी दिए हुए रहते हैं, लेकिन ये सारे पावर्स जुडिशियल नहीं होते, क्योंकि जनरली मेनली वो कितने प्रकार के फंक्शन है, वो मेनली यहाँ पे 4 प्रकार के फंक्शंस दिए गए कि वो जनरली 4 पावर्स परफॉर्म करता है। पहला पावर्स कि वो पार्टीज को समन भेज सकता है या फिर विटनेसेस को समन भेज सकता है, उनका एग्जामिनेशन कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को कॉल ऑन कर सकता है, उनको एग्जामिन कर सकता है, कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी जगह एरिया जो ऑर्डर में मेंशन है वो वहाँ पे एंटर भी कर सकता है। और अगर पार्टीज को अपीयरेंस के लिए बोला गया था और पार्टीज नहीं आती तो एक्स पार्टी के लिए भी कर सकती है। इसी के साथ रूल नंबर 18 भी ये बताता है कि कमीशन का रिटर्न भी हो सकता है। अब रूल 15 बस इतना सा बताया था कि अगर कोर्ट को लगता है कि कमीशन इशू करने के लिए कोई एक्सपेंसेस डिपॉजिट करने की जरूरत है, तो कोर्ट रूल 15 के अंतर्गत पार्टीज को ऑर्डर कर सकती है कि प्लीज आप इतना रिक्विजिट फीस कमीशन को इशू करने के लिए दे दीजिए। और अगर ये भी कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कोर्ट कमीशन इशू करने के लिए कोई पैसे ले, जो भी रिपोर्ट कमिश्नर द्वारा दिए जाएगी वो प्राइमा फेसी एविडेंस मान लेगा, मतलब कि कोर्ट उसे ही मान के चलेगा और उसे रिजेक्ट अगर सफिशिएंट ग्राउंड होगा तभी रिजेक्ट करेगी, अदरवाइज जो भी रिपोर्ट दिया जाएगा कमिश्नर द्वारा वो प्राइमा फेसी एविडेंस मान लिया जाएगा। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट बाइंड हो गया है कि कोर्ट को जो भी रिपोर्ट में लिखा है वही उसे ऐड करना पड़ेगा। ये टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना एक्सटेंड तक उन रिपोर्ट्स को मानकर ऐड करेगा एंड कितना हद तक उसे रिमूव करेगा। बस आज का इतना ही सेक्शन था कमीशन पर।